जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम KVS PRT के लिए मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं। इसमें हमने 18 प्रैक्टिस दे दी हैं और एक मैराथन क्लास। वही चैप्टर से क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जिसमें से ज़्यादा KVS PRT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हमें प्रैक्टिस करवानी होती तो कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर ऐसे ही करवा देते, लेकिन हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, आकृति एवं स्थानिक संबंध। आकृति एवं स्थानिक संबंध, शेप्स एंड स्पेटल अंडरस्टैंडिंग। इस चैप्टर में से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सममित रेखा, लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इससे संबंधित सीटेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और KVS PRT में भी ये चैप्टर लगाया गया है। जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें ये चैप्टर दिया गया है, सममित रेखा, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन, जो सिमेट्री लाइन होती है, सिमेट्रिकल लाइन होती हैं, वे होती हैं जिसमें आयत, वर्ग या किसी भी अक्षर में हॉरिजेंटल या वर्टिकल, लंबवत और ऊर्ध्वाधर खींचने पर उसे बराबर दो भागों में एक जैसा दिखाई देने वाला बांट दिया जाए। जैसे यदि मान लो हमारे पास कोई आयत है, हमने एक आयत लिया, ये आयत है। इस आयत में अगर मैं सममिति रेखा खींचूं, सिमेट्रिक लाइन खींची जाए, तो इसमें बीचों बीच ऐसे एक लाइन खींची जानी चाहिए। यदि इसे फोल्ड किया जाए तो ये पूरे को आपस में कवर करना चाहिए, एक दूसरे भाग को ढक लेना चाहिए, और देखने में जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ये सममित रेखा, सिमेट्रिकल लाइन कहलाती है। और यदि मैं एक लाइन यहाँ से इसके बीचों बीच खींच दूं तो इसे यदि हम इसे फोल्ड करें तो ये भी आपस में दोनों एक दूसरे को कवर करते हैं। ऐसी रेखाओं को सममित रेखा कहते हैं कि हॉरिजेंटल या वर्टिकली दोनों से लाइनें खींची जाएं तो दो बराबर भागों में बांटती हों। किसी भी आयत में दो सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब वर्ग की बात आती है। इस वर्ग में यदि हम वर्ग लें, वर्ग में मैं एक लाइन यहां से खींचूं इसे ऐसे। यदि हम किसी वर्ग में एक लाइन ऐसे खींचें और इसके बीचों बीच लाइन खींचे ऐसे, इस तरह से, तो ये बराबर दो भागों में बांटती है। और जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन किसी भी शेप में खींची जाए और उसे फोल्ड करने पर वो दोनों आपस में एक दूसरे को कवर करती हैं, तो उन्हें सिमेट्रिक लाइन कहते हैं। इसमें यदि मैं इस विकर्ण से ऐसे एक लाइन खींचूं इस विकर्ण तक और इसे मोड़ा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, जैसे ब्रेड होती है, ब्रेड को काटकर समोसा बनाया जाता है, ऐसे ही इसकी कंडीशन है। यदि हम इससे एक लाइन यहाँ से खींचें तो ये भी एक सिमेट्रिकल लाइन होती है। और किसी भी वर्ग में चार सिमेट्रिकल लाइनें खींची जा सकती हैं। एक ये खींची गई, एक ये वाली खींची हमने, और दो विकर्ण से चार सिमेट्रिकल लाइनें खींची जा सकती हैं। एक समबाहु त्रिभुज की बात आती है। जो समबाहु त्रिभुज हो जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर हो। समबाहु त्रिभुज हो जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में एक सिमेट्री लाइन जो है वो यहाँ से खींची जाएगी, इसे बराबर दो भागों में बांटती है। ये इसे यदि हम इसे फोल्ड करें, मोड़ा जाए, तो इसे बराबर दो भागों में बांटा जाता है। और यदि हम एक लाइन यहाँ से खींचें तो ये भी इसे दो भागों में बांटती है। और एक लाइन अगर मैं यहाँ से खींचूं तो ये भी इसे दो भागों में बांटती है। इस तरह से समबाहु त्रिभुज में तीन लाइनें खींची जाती हैं और वर्ग में चार खींची जाती हैं। और जो आयत होता है, आयत में दो सिमेट्रिक लाइन खींची जाती हैं। ये लाइनें कैसे
कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किसमें कितनी लाइनें होती हैं, ऐसा भी क्वेश्चन केवीएस पीआरटी में पूछा गया है और ऐसा ही पूछा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं आकृति एवं स्थानिक संबंध। स्थानिक संबंध पर तो इसमें पहला टॉपिक हमने लिया है सममित रेखा, लाइन ऑफ सिमेट्री, शेप्स एंड स्पाइरल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड होती है अंडरस्टैंडिंग समझ। इसमें किसमें कितनी लाइनें होती हैं ये मैं बता रहा हूँ, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है जिन पॉइंटों से। एक सममित रेखा होती है, एक सममिति रेखा, एक जो सममिति रेखा होगी ये होती है हमारे पास समद्विबाहु में, समद्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, उसमें केवल एक सममिति रेखा खींची जा सकती है वर्टिकली, जिसे हम बराबर दो भागों में बांट सकते हैं। और दूसरा इसमें है तीन सममिति रेखा। अभी अभी मैंने बताया है कि तीन सममिति रेखा, जो तीन सममिति रेखा है ये खींची जा सकती हैं समबाहु त्रिभुज में, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज में, ये समद्विबाहु त्रिभुज में है। और कोई सममित रेखा नहीं होती, सममिति रेखा नहीं, ये सममिति रेखा नहीं होती विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज, जो विषमबाहु त्रिभुज होता है इसमें कोई भी सममिति रेखा नहीं होती है। दो सममिति रेखा होती हैं, दो सममिति रेखा होती है आयत में और समचतुर्भुज में, रोम्बस में, समचतुर्भुज में। इसमें दो रेखाएं होती हैं, चार सममिति रेखा, और चार सममिति रेखा जो होती हैं ये होती हैं वर्ग में। अभी अभी मैंने खींचकर बताई थी, चार सममिति रेखाएं वर्ग में होती हैं। एक भी सममिति रेखा नहीं होती, एक भी जो सममिति रेखा नहीं होती है तो समांतर चतुर्भुज में नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज में एक भी सममिति रेखा नहीं होती। और अनंत सममिति रेखाएं, अनंत सममिति रेखा जो होती है ये होती है व्रत में, ये होती है व्रत में, क्योंकि हमने एक व्रत बनाया और व्रत में जिधर से भी खींचेंगे वो इसे दो बराबर भागों में बांटेगा। ऐसे खींचेंगे ये भी दो बराबर भागों में, यदि मैं ऐसे खींच लेता हूँ ये भी दो बराबर भागों में बांटेगा, इसे ऐसे खींचेंगे तो भी दो बराबर भागों में बांटेगा। यदि मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं तो ये भी दो बराबर भागों में बांटती है इसे। यदि मैं यहाँ से खींचूं तो ये भी दो बराबर भागों में, और यहाँ से खींचते हैं तो ये भी दो बराबर भागों में बांटेगी। व्रत में अनंत सममिति रेखा होती है, कितनी भी सममिति रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये जो मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, एक सममिति रेखा होती है समद्विबाहु त्रिभुज में, और तीन सममिति रेखा होती है समबाहु त्रिभुज में। कोई सममिति रेखा नहीं होती विषमबाहु त्रिभुज में, कोई भी सममिति रेखा नहीं होती, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग माप की होती है। जब प्रत्येक भुजा अलग अलग माप की होगी तो किसी भी तरह की कोई भी दो से एक सी नहीं बन सकती, इसलिए इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होती है। दो सममित रेखा होती है आयत और समचतुर्भुज में। आयत में अभी मैंने बताया था, आयत में दो सममित रेखाएं होती हैं,
4 सममिति रेखाएं वर्ग में होती हैं, क्योंकि वर्ग की 2 विकर्ण से खींची जाती हैं और एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल खींची जाती है। एक भी सममित रेखा नहीं है समचतुर्भुज में, कोई भी सममित रेखा, समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होती है। और अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त में। ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि किसमें कितनी है। क्वेश्चन पूछा गया कि 4 सममित रेखाएं होती हैं, तो इनमें से 4 ऑप्शन में मिलेंगे। 4 होती है वर्ग में। आपसे कहे कि कोई नहीं होती है, तो कोई नहीं होती समांतर चतुर्भुज में। अनंत सममित रेखाएं होती हैं वृत्त में। अगर कहा जाए कि 3 सममित रेखाएं होती हैं समबाहु त्रिभुज में होती हैं। 2 की बात करें तो 2 होती है हमारे पास आयत में, और 3 की बात करेगा समबाहु त्रिभुज में, 1 की बात करेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज में, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसमें एक खींची जा सकती है। ऐसे हमसे पूछेगा। जैसे इसके ऊपर ही मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं है। निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है। पहले में कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल ओनली, केवल समबाहु त्रिभुज में। दूसरा कह रहा है आइसोलेसिस ट्रायंगल ओनली, केवल समद्विबाहु त्रिभुज में। स्केलिन ट्रायंगल ओनली, केवल विषमबाहु त्रिभुज में। और बोथ स्केलिन ट्रायंगल एंड आइसोलेसिस ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों में। देखिए मैंने अभी अभी यहाँ पर ये पॉइंट लिख रहे हैं। हमसे पूछ रहा है कि कोई भी सममित रेखा नहीं होती, तो सममित रेखा किसमें नहीं होती कोई भी, ये मैंने पॉइंट लिखा है कि कोई भी सममित रेखा नहीं होती। कहाँ पर, विषमबाहु त्रिभुज में। और विषमबाहु त्रिभुज हमें ये मिल रहा है कि कोई भी सममित रेखा विषमबाहु त्रिभुज में नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा, आकृतियों के उस युग्म को चुनिए जिसकी कोई भी सममित रेखा नहीं है। आकृतियों के उस युग्म को चुनिए जिसकी कोई भी सममित रेखा नहीं है। तो इसमें सममित रेखा किसकी नहीं हो सकती, हमने इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है समद्विबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की। समद्विबाहु त्रिभुज में तो सममित रेखा होती है। मैंने अभी बताया था कि समद्विबाहु में एक रेखा खींची जाती है, ऊपर लिखा हुआ है। आइसोलेसिस ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, विषमबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, स्केलिन ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। विषमबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, इन दोनों में कोई भी सममित रेखा नहीं होती है। ये हमारा आंसर है। ये हमें मिला। एक तो विषमबाहु त्रिभुज में कोई नहीं होती है, और मैंने यहाँ पर लिखा देखो विषमबाहु त्रिभुज में नहीं होती, और एक भी सममित रेखा नहीं होती समांतर चतुर्भुज में नहीं होती। और हमें दोनों इसी ऑप्शन में मिले हैं कि इनमें नहीं होती। और ये यहाँ पर ये दिया गया है और एक हमें ये दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में नहीं होती लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में तो होती है। विषमबाहु त्रिभुज और समांतर, विषमबाहु में एक खींची जाती है। ये हमने लिखा है कि विषमबाहु त्रिभुज में नहीं, ये विषमबाहु त्रिभुज और समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज में 2 खींची जाती हैं। समचतुर्भुज में 2 खींची जाती हैं, विषमबाहु त्रिभुज में नहीं होती है। तो आधा इसका ये वाला सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी मिला, विषमबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। इससे आगे का पार्ट ये बात थी सिमेट्रिकल लाइन की, सिमेट्रिक लाइन की। इससे आगे हम आयत, वर्ग, क्षेत्रफल, इस पर ज्यामिति पर कार्य करेंगे, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम उन पर कार्य करेंगे। हम आयत पर क्वेश्चन ले रहे हैं। आयत पर या आयताकार रेक्टेंगुलर पर, आयत का जो आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2l + b, 2l + b। क्यों होता है ये, क्योंकि हमारे पास ये आयत है। जब हम आयत को बनाते हैं, इधर से यहाँ से चलना प्रारंभ किया हमने, ये आयत है, इसे इधर लाएंगे और वापस हम यहाँ ही मिला देंगे इसे। यहाँ से चले हम, एक ये हुआ, इधर से वापस आए तो जितनी ये है l लंबाई, इतनी ये है l, और b ये है, ये भी b है, दोनों डबल डबल हैं।
दोनों 2L होगा प्लस के 2B होगा, हमने 2 इसमें से कॉमन लिया, ये इसका परिमाप होता है। विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण होता है 2L प्लस B, 2L प्लस B हो जाएगा। इसका जो डायगोनल होता है ये परिमाप हुआ, और डायगोनल D विकर्ण जो होता है √L² प्लस B² होगा। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू B, लंबाई और चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई। ये 3 सूत्र याद होने चाहिए, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन मिलते हैं, जो ये फॉर्मूले हैं, केवल हमें ये याद होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। जैसे हमने इस पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एक आयत जिसकी भुजाएं, एक आयत है जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में है, आयत है जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में हैं, और क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका जो क्षेत्रफल दिया गया है हमें, वो 24 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। हमसे कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल दिया गया 24 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि ये दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन इसका परिमाप नहीं हो सकता, पैरामीटर नहीं हो सकता। ए रेक्टेंगुलर विद साइड ओनली इन नेचुरल नंबर, जो केवल प्राकृतिक संख्याओं में है, हैविंग एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर कैन नॉट हैव पैरामीटर। और इनमें से दिए गए संख्याओं में से कौन पैरामीटर जो परिमाप है वो नहीं हो सकता, वो हमसे ये पूछ रहा है। ऐसा करने के लिए हमने अभी अभी बताया था कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2L प्लस B। हमें क्षेत्रफल 24 दिया गया है, जब क्षेत्रफल 24 दिया गया है तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, अभी मैंने लिखा था, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 24 में जो दिया गया, 24 में लंबाई और चौड़ाई दोनों छिपे हुए जो क्षेत्रफल दिया है, तो मैं 24 के ऐसे फैक्टर करूं जिसमें से हमें लंबाई और चौड़ाई का पता लग जाए। जैसे 24 को पहले हम लिख सकते हैं क्या, 24 ही कना 24, एक बार में इसे ऐसा लिख सकता हूँ 24 ही कना 24। जब मैं इसे ऐसा लिखूंगा तो हमारे पास परिमाप कितना है 2, ये L हुई, ये इसकी B, यानी कि 24 प्लस 1 25, और 25 दूनी क्या हुआ 50, 25 दूनी 50 हुआ। एक तो ये आया हमारे पास। दूसरा, जब हम इसे हल करें और आगे, तो एक फैक्टर हम 24 का कर सकते हैं 12 इंटू 2, 12 दूना 24, 2 आएगा। 12 प्लस 2 इसे हम लिख सकते हैं 12 और 2 14, और 14 दूना 28 होगा, 28 सेंटीमीटर, यह भी होगा सेंटीमीटर में, 28 सेंटीमीटर होगा। दूसरा हम इसका फैक्टर कर सकते हैं 24 का दूसरा फैक्टर होगा 8 तिया 24, 8 तिया 24। परिमाप का सूत्र ये हमने लिख रखा है, 8 प्लस 3, लंबाई और चौड़ाई दोनों है ये, 8 3 11, और 11 दूनी 22 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इस 24 का एक फैक्टर और होगा 6 चौक 24, 2, ये 6 प्लस के 4 होगा, और 6 4 10, और 10 दूनी 20 होगा। देखिए अब इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता। 50 होगा, 28 भी दिया गया है, इसमें 28 है, 22 भी दिया गया है, 22 हमारे ऑप्शन में है, और 20 भी दिया गया है, तो ये तो परिमाप होंगे।
परंतु 25 इसका परिमाप नहीं होगा, क्योंकि 25 हमें कहीं भी ऐसा नहीं है जो हमें मिला हो। अगर इनमें से कोई सी संख्या 25 आती जो हम इसके फैक्टर करें हैं 24 के, तो ये भी आंसर नहीं होता, लेकिन 25 हमें कहीं पर नहीं मिला है, इसलिए 25 इसका आंसर है। इसका आयत का जो परिमाप होगा, आयत का परिमाप 25 सेंटीमीटर नहीं होगा। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। आगे क्वेश्चन हमने लिया है, सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप दिया गया है, आयत का परिमाप, और परिमाप के बराबर दिया गया है 104 सेंटीमीटर है, तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई L दी गई है हमें, हमसे L के बराबर दिया गया है 8, और जब भी अनुपात में कोई संख्या दी गई हो हम उसके साथ x लगा लेते हैं, b के साथ दी गई है 5, क्योंकि हमें ये चीजें निकालनी है। फिर वो कह रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात इतना दिया गया है। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 104 सेंटीमीटर दे रखा है, 104, एंड द रेशियो, और उसका रेशियो दिया गया ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 8:5, उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 8:5 दिया गया है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तब हमें उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने माना कि ये आयत है कोई, आयत की जो चौड़ाई है b ये दी गई है 5 सेंटीमीटर, और L की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखी है हमें। अब हमें इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि हमें परिमाप दिया गया है, परिमाप के बराबर दिया गया है, और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमसे वो क्षेत्रफल की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले जब हम याद करेंगे इसे, पहले हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई का पता होना चाहिए। अब इनके साथ x लगा हुआ है, ना हमें लंबाई क्या है इसकी करेक्ट चौड़ाई है, इनमें से हमें किसी बात का नहीं पता। तो पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप के बराबर होता है, परिमाप इक्वल टू 2L प्लस बी होगा। परिमाप की वैल्यू दी गई है 104, 2L की वैल्यू 8x है और प्लस b की वैल्यू 5x है। 104 इक्वल टू 2 होगा, 8 5 13 और 13x होगा, 13 दूनी 26। x की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, 104 बटे आएगा 26, और 26 चौक 104 होते हैं, 26 चौक 104 होंगे। x की वैल्यू जो आई हमारे पास ये 4 निकल कर आई, x की वैल्यू आई 4 निकल कर। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, L जो था वो 8x है, 8 गुणा 4 लगाएंगे तो 8 चौक 32 होगा। फिर हमारे पास b की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, सेंटीमीटर में आएंगी, ये सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार हम 5x की वैल्यू निकालें, 5 × 4 आएगा और 5 चौक 20 सेंटीमीटर होगा। अब हमसे जो पूछ रहा है वो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया। और क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर हम आयत का क्षेत्रफल, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई दी गई है हमारे पास 32 है, और गुणा में ये 20 दिया गया है, 32 दूना 64 और 0 है ये 640 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। और ये हमारे पास पहला ऑप्शन है 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें परिमाप दिया गया हो, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया हो, आप चित्र बना लें या अपने माइंड में गैस कर लें कि ऐसे इसकी लंबाई और ब्रेथ हो सकती है। मैंने L के बराबर 8x रखा और B के बराबर ये 5x रखा। जो परिमाप था, परिमाप का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2L + B। परिमाप की वैल्यू 104 दी थी, लंबाई चौड़ाई उठाकर फॉर्मूले में लगा देंगे, दोनों को जोड़कर 2 गुना बना देंगे, 26 होगा, और 26 से जब 104 को भाग देंगे तो 4 आएगा।
26 से 104 को भाग देने पर 4 आएगा। फिर हमें जो इसकी एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई है x की वैल्यू लगाकर हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने शुरू में ये फॉर्मूले लिखवाए हैं दोनों, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, और जब ये हमारे पास आए तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, आंसर निकल आएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत के, आयताकार खेत है कोई भी, किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का जो खर्च है वो 7.5 रुपए, 7.5 रुपए है। 7.50 प्रति मीटर, प्रति मीटर की दर से 600 रुपए होता है। यानी कि जो खेत है, आयताकार खेत है, आयताकार खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने का जो खर्च है वो 600 रुपए होता है। यदि इसकी लंबाई मीटर में, ये आयत है और वो कह रहा है हमसे यदि इस आयत की जो लंबाई है, इस आयत की लंबाई मीटर में 24 मीटर दी गई है, आयत की लंबाई दी गई है 24 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। हमें उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई का हमें पता नहीं है। जब हमें ऐसी कंडीशन दी गई हो तो हम इसका पैरामीटर मान लेते हैं, और पैरामीटर पी के इक्वल क्या होगा, पी इक्वल टू कितना, जितने का उसमें खर्चा आ रहा है, कितने का आ रहा है 600 रुपए का, किसमें, किस दर से, उसकी कितनी दर से, 7.5 से, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 7.5 रुपए है, यहाँ भी ये 7.5 ही बता रहा है अपने आप को। यदि मैं इसका पॉइंट हटाकर यहाँ पर 10 बढ़ा लूं, पॉइंट हटाकर ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, 10 हो जाएगा। मैं 5 से काट रहा हूं, 5 दूना 10 होगा, 5 दूना 10, और 5 से 15 बार में कटेगा ये, 15 पंजे 75 होते हैं, और 5 से 15 चौका 60, एक जीरो बचा 40, और 40 दूना 80। पी की पैरामीटर वैल्यू होती है 2l प्लस बी इक्वल टू आया हमारे पास 80। हम इसे ऐसा बना लेंगे। अब क्वेश्चन में हमें आयत की लंबाई दी गई है, क्वेश्चन में आयत की लंबाई हमें दी गई है, लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर, 24 प्लस के बी इक्वल टू 80 आएगा। आप इसे 2 से काट सकते हैं, 40 बार चला जाएगा, हम इसे 2 से काट सकते हैं, 40 बार चला जाएगा। ये बचा हमारे पास 24 प्लस के बी इक्वल टू 40 होगा, और b की वैल्यू होगी 40 माइनस 24। आप 40 में से 24 को घटाएं तो कितना बचना चाहिए, 16 सेंटीमीटर होगा। और इसकी हमसे पूछ रहा था चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई होगी 16 मीटर की बात चल रही है, सब सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होगा ये। इसकी लंबाई मीटर में दी गई है तो ये भी मीटर में ही होगा, 16 मीटर में आएगा ये, 16 मीटर होगी ये भी। लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो। तो ये भी ये क्या होगा हमारे पास 16 मीटर होगा, दोनों मीटर में आएंगे। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, दोनों हमें मीटर में दिए गए हैं। चौड़ाई की बात हमसे पूछ रहा था कि उसकी चौड़ाई क्या होगी, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन की चौड़ाई फाइंड कर सकते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन आपको कल करवाए जाएंगे। आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारा प्रयास कैसा रहा। किसी भी जानकारी के संबंध में आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और MK स्टडी 2023 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें हमारे चैनल से संबंधित सभी सूचनाएं वहां पर मिलती हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।